हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 11.2 हमारी चल रही है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम स्पेस में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे पास स्पेस में कोई दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ही नहीं, जीरो होगी। तो ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करना। अगर स्पेस में कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी कि एक लाइन के किसी पॉइंट से दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? अब आप कहोगे कि बस रह क्या गया, अभी बाकी है। क्या बाकी है? स्क्यू लाइंस। अभी तक नहीं सुनी होंगी आपने। हमने प्लेन में यही देखा है कि दो तरह की लाइंस होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल होती हैं। भाई आप नोटबुक पे जितनी भी लाइंस खींचोगे या तो वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, या फिर एक दूसरे को सर्टेनली कट करेंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा स्पेस की। स्पेस में 3 तरह की लाइंस को हम कंसीडर करते हैं, इंटरसेक्टिंग, नो डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और थर्ड हमारी आ जाती है स्क्यू लाइंस, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि स्क्यू लाइंस होती क्या हैं। ऐसी दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत ध्यान से, वो दोनों लाइंस कोप्लेनर नहीं होंगी। ठीक है, एक ही प्लेन में। अब ये आपके सामने बोर्ड है, सिंपल प्लेन है, इसमें जितनी भी लाइंस होंगी वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। लेकिन ऐसी दो लाइंस जो अलग अलग प्लेन में है, नॉन कोप्लेनर लाइंस, टू नॉन कोप्लेनर लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। These are called skew lines। देखिए किस तरीके से, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। ये हमारे पास है भाई एक क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड की ये ऊपर वाला फेस है और ये नीचे वाला फेस है। ठीक है, ऊपर वाले फेस पर एक लाइन हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? और नीचे वाले फेस पर, शुड आई चेंज द कलर, नीचे वाले फेस पर हम एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना। ये लाइन ऊपर वाले फेस पर है और ये लाइन नीचे वाले फेस पर है। ना तो ये दोनों पैरेलल हैं और ना ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं, तो ये लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा डस्टर है जो कि एक क्यूबॉइड है, 6 फेस हैं। ये वाला फेस और ये वाला फेस एक दूसरे के पैरेलल है। बेसिकली स्क्यू लाइंस पैरेलल प्लेन्स पर डिस्कस की जाती हैं। ये मैंने यहाँ एक लाइन ले ली, L1 ब्लैक पेन दिख रहा है आप सबको, और ये मैंने दूसरी लाइन ले ली L2, ये पेंसिल है। अभी मैं इसीलिए ये प्लेन कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इस प्लेन को भी आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। समझने की कोशिश करना बस। देखो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला भी रटवा सकती हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं चाहूँगी, और आगे भी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो चाहें कि ये कॉन्सेप्ट भी उन्हें क्लियर होना चाहिए। तो देखो भाई, ये लाइन्स क्या पैरेलल हैं? नहीं है। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं फिर बता रही हूँ, ये प्लेन एक्सटेंडेबल है, कितना बढ़ा लो। ये लाइन तो इस प्लेन पर है और ये लाइन इस प्लेन पर है। जब ये दोनों प्लेन ही कहीं नहीं मिलेंगे तो लाइंस कहाँ मिल जाएंगी? इनकी डायरेक्शंस ऐसी लग रहा है कि भाई इधर जाके ये कहीं, ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही, कहीं भी कट नहीं करेंगी। आप जिस रूम में बैठे हो उसकी छत पे एक लाइन ड्रॉ करना और उसके फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ करना, और देख पैरेलल मत लेना, पैरेलल मत लेना, और आप देखना क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं?
नहीं करेंगी तो वो कैसी लाइंस होंगी, वो हमारी स्क्यू लाइंस होंगी। तो 12th में हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है स्क्यू लाइंस को समझने के लिए कि नॉन कोप्लेनर हैं स्क्यू लाइंस। सबसे पहले स्क्यू लाइंस की 2-3 कंडीशंस होंगी कि वो नॉन कोप्लेनर होंगी, पहली बात, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है भाई, काटेंगी नहीं, नॉन पैरेलल होंगी। क्लियर है, समझ आ गई बात। ये 3 मेन बातें हैं। एक प्लेन में नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल नहीं होंगी, तो वो हो जाएंगी हमारी स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का वही फंडा है कि इस लाइन का एक पॉइंट और इस लाइन का एक पॉइंट जिनके बीच की ये मेजरमेंट शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि भाई एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है और नॉन पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बड़ी होगी और यहाँ जो डिस्टेंस है वो थोड़ी छोटी होगी। तो हमें क्या लेना है कि पहली लाइन पर एक पॉइंट और दूसरी लाइन पर एक और पॉइंट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। ये जो लाइन होगी ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, तभी हमारी ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कहलाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? डिस्टेंस इज़ ऑलवेज मेजर्ड परपेंडिकुलरली। अगर आप अपने कमरे की छत और फर्श के बीच की डिस्टेंस मेजर करोगे तो परपेंडिकुलर लोगे, ऐसे डायगनली मेजर नहीं करोगे। तो एक पॉइंट इस पर और एक पॉइंट इस पर, उस वहाँ से ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी, और ये होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। तो इसको थोड़ा हम देखते हैं। अब हम समझते हैं हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। सपोज कर लीजिए देयर आर 2 स्क्यू लाइंस L1, जिसकी इक्वेशन है बेटा वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। A1 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, B1 की डायरेक्शन में है। L2 लाइन है हमारी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, क्योंकि लैम्डा ऊपर आ चुका है हमारा। क्लियर है? तो A2 से पास कर रही है और B2 की डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर मैं 2 स्क्यू लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। ये नीचे है हमारी लाइन L1 जो कि पॉइंट जिससे पास कर रही है, मान लो A है तो इसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और ये B पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है इससे पास कर रही है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है L1 का तो B1 है, और ये जो लाइन है L2 इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो B2 है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ना इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक बार प्रैक्टिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम देख पाते हैं। ये देखो भाई, मैंने आपको बताया था 2 पैरेलल प्लेन्स में 2 लाइंस हैं हमारी, जो कि नॉन कोप्लेनर हो गई, नॉन पैरेलल हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। तो मैंने कुछ ऐसा ही बनाने की यहाँ कोशिश की है। जो ये पेंसिल है जिसे हम एज ए लाइन ले रहे हैं वो नीचे वाले प्लेन पर है, जो ब्लैक पेन है वो ऊपर वाले प्लेन पर है। कुछ ऐसा ही डायग्राम विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? देख लीजिए ज़रा, क्योंकि 3D को 2D पे दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। आई एम ट्राइंग टू शो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भी आपको समझ आ पाए। तो इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेन आगे तक बढ़ेगा। जब प्लेन ही कहीं नहीं मिलेंगे तो लाइन्स कहाँ मिलेंगी? तो ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अब दूसरी बात क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बोल लीजिए बिटवीन 2 लाइन्स क्या होती हैं। अब इन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स हैं। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो और शॉर्टेस्ट हो, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो देता हो। मान लीजिए विजिबल, मैं फिर कह रही हूँ बार बार कि 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये P है और ये हमारा Q पॉइंट है, और ये जो PQ है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है। ये हो सकता है यहाँ आपको परपेंडिकुलर ना दिखे, बट ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है,
थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं, तो पी क्यू वो लाइन सेगमेंट है जो शॉर्टेस्ट है, जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो वो होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, जो कि स्क्यू लाइन से। अब हमारा काम है भैया ये पी क्यू की लंबाई निकालना, जबकि हमें वेक्टर इन लाइंस की जो वेक्टर इक्वेशन है वो गिवन है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई आपको। अब मेरी बात को सुनो, ये जो पी क्यू है वेक्टर है, ये वेक्टर मैं बोल रही हूँ कि L1 पे भी परपेंडिकुलर और L2 पे भी। बड़े ध्यान से सुनते जाना यहाँ से। जो पी क्यू वेक्टर है वो L1 पे परपेंडिकुलर है, जो पी क्यू वेक्टर है वो L2 पे परपेंडिकुलर है, जो L1 लाइन की डायरेक्शन है वो ये है, ये वाली, और L2 की भी डायरेक्शन B2 वाली है। बहुत ध्यान से सुनना, L1 की डायरेक्शन B1 है, L2 की डायरेक्शन B2 है। दो वेक्टर्स पे एक सिंगल वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो अकेला वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पढ़ लेना चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ा था कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस बात की यहाँ क्या ज़रूरत है, बहुत ध्यान से देखो। पी क्यू B1 के भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है, L1 की डायरेक्शन L2 के परपेंडिकुलर है, L2 की डायरेक्शन क्या है B2, पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है, L1 की डायरेक्शन क्या है B1, तो पी क्यू B2 के भी परपेंडिकुलर हो गया और पी क्यू B1 के भी परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन B1 और B2 पे जो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, वो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि पी क्यू और B1 क्रॉस B2 सेम डायरेक्शन में है। बहुत ध्यान से सुनना, मान लो ये पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो पी क्यू की लंबाई है जिसे मैं डिस्टेंस कह रही हूँ, वो अगर d है, तो जो वेक्टर पी क्यू है, कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, कोई भी वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पी क्यू की जो डायरेक्शन है वो ये है। अब इस डायरेक्शन में मान लो कोई यूनिट वेक्टर n ले लूँ, तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से कर दो भाई डिवाइड। d इसकी लंबाई मान ली हमने, ये इसकी डायरेक्शन का वेक्टर आ गया, तो वेक्टर पी क्यू क्या बन जाएगा, dn। क्लियर है, और n ये है हमारा। लेकिन हमें इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, जो मेन मोटी मोटी बात है वो मैं आपको यहाँ दोबारा से फिर रिवाइज कराऊंगी। एक बार समझें यहाँ तक कि पी क्यू इन दोनों पे परपेंडिकुलर था, इन दोनों की डायरेक्शन B1 B2 वाली थी, लेकिन जो B1 और B2 पे वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो इसकी और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन सेम हो गई। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने निकालना है इस पी क्यू की लेंथ को, उसके लिए हमें एक टॉपिक और समझना पड़ेगा। उससे पहले ये और देखो भाई, ये B पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ये A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और ये मान लीजिए हो गया हमारा वेक्टर AB। तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, A2 माइनस A1। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ये जो लंबाई है ये और कुछ नहीं है, ये इस वेक्टर का और इस लाइन पर, मैं लाइन बढ़ा देती हूँ, मान लो इसको मैं आगे तक बढ़ा दूँ पी क्यू वाली लाइन को, तो इस वेक्टर का इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन है वो पी क्यू है। इसके लिए आपको मैं प्रोजेक्शन एक बार फिर से बता रही हूँ, वैसे तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो उसमें आ जाता है 10th चैप्टर में, लेकिन अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ दो तरीके से। देखो बेटा, ये है कोई वेक्टर हमारा AB, ये है हमारा कोई वेक्टर AB, और ये कोई लाइन है L, और इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन हमने लेना है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि A से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, B से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, और ये जो डिस्टेंस आई है
पी क्यू, ये देखो ये भी ए बी है और ये भी पी क्यू है, तो ये ए बी का पी क्यू पर प्रोजेक्शन है। क्लियर है। अगर इसको वेक्टर में बदलें तो ये उठाकर मैं यहाँ ले जाती हूँ, पैरेलल वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये मैं यहाँ ले गई ए सी पर, तो इसकी लेंथ और ए सी की लेंथ सेम रहेगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये जो ए सी था ये मैंने बताया था प्रोजेक्शन 10th चैप्टर में दो तरीके से। एक तो मैंने बताया था ए बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, वो लेक्चर ज़रा देख लेना, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर ए मान लूँ और इसको वेक्टर बी मान लूँ तो प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी था यानी जो ए सी था, ये मैंने ये भी बताया था कि ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी। ध्यान देना कि इस वेक्टर की और इसकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमने इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसकी लंबाई आ जाएगी। प्रोजेक्शन में एक बार और आपको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बताने की। देखिए बेटा, ये पेन है और इस पर जब मैं यहाँ से लाइट डाल रही हूँ, मैं पता नहीं आप लोग देख पाएंगे या नहीं, तो वो जो सामने फिगर बन रही है पेन की वो इसका प्रोजेक्शन है। लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है ना वो ऑब्जेक्ट से हमेशा लार्जर होता है, चाहे वो लाइट इस पर परपेंडिकुलर पड़ रही हो, चाहे लाइट पेन ही टेढ़ा क्यों ना, मान लो पेन को मैंने टेढ़ा ले लिया तो भी वो प्रोजेक्शन आप देखिए कि बड़ा है। क्या आप देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर आप देख पा रहे हो कि जो प्रोजेक्शन है वो इस पेन से बड़ा है। चाहे मैं लाइट किसी भी एंगल से डालूं, ये प्रोजेक्शन हमेशा बड़ा होगा। तो एक्चुअल में प्रोजेक्शन ये होता है चाहे मैं किसी एंगल से डालूं। लेकिन जो प्रोजेक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं वो होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मान लीजिए अब ये पेन मैंने ऐसे टेढ़ा पकड़ा हुआ है उस ऊपर वाली लाइन की तरह, ध्यान देना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी रे हमारी जा रही है वो यहाँ से थोड़ा पास लाके दिखाती हूँ। ऐसे टेढ़ा पकड़ लिया मैंने, क्या आप देख पा रहे हो, ऐसे टेढ़ा पकड़ लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से डाला। तो ये जो आया वो इस पेन का प्रोजेक्शन है, वो इससे छोटा भी हो सकता है। अगर बिल्कुल ऐसे पैरेलल पकड़ रही हूँ मैं प्लेन के, तो देखो अब देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालूंगी, एक परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये पेन जितना लंबा हो जाएगा, देखो लगभग आ गया ना। लेकिन ये इस पेन से थोड़ा सा छोटा आएगा जब इस तरह से आप लोगे। तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपने मोटे तौर पे क्या समझना है कि अगर एक लाइन का एक प्लेन पर या दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन लेना है, अब हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डल रहा है, 90 का एंगल है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पी क्यू है ये इस वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आई। और प्रोजेक्शन मान लो ये ए बी का पी क्यू पर प्रोजेक्शन अगर हमने निकालना है, थोड़ा सा मैं यहाँ से रब करूँगी इसको, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर लाइन पी क्यू ही ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी डॉट पी क्यू और बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझना, ए बी अभी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। ए बी क्या था, ए बी था A2 माइनस A1। पी क्यू कुछ नहीं है, पी क्यू का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ये है। समझ में आ रही है मेरी बात। पी क्यू वेक्टर और B1 क्रॉस B2 एक ही वेक्टर हैं, तो यहाँ आ जाएगा B1 क्रॉस B2 और नीचे आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इसको मैं एक और तरीके से बताती हूँ प्रोजेक्शन को। इसके लिए ना आप मेरा वेक्टर वाला लेक्चर आराम से देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में प्रोजेक्शन वहाँ समझाया हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से देखो,
इसको, तो ये क्या है ए बी डॉट, थोड़ा अलग कर लूँ तो पी क्यू बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा ए बी डॉट पी क्यू का यूनिट वेक्टर। ए का बी पे जो प्रोजेक्शन होता था वो होता था ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, तो ए बी डॉट यूनिट वेक्टर पी क्यू, तो ए बी क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो तो ये है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बी वन क्रॉस बी टू बाय बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जिनकी इक्वेशन थी ए वन प्लस इस लाइन की इक्वेशन थी ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और इस लाइन की इक्वेशन थी ए टू प्लस म्यू बी टू। एग्जाम में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। ए वन पता है, ए टू पता है, ए टू माइनस ए वन निकाल लो, बी वन पता है, बी टू पता है, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और फॉर्मूले में पुट कर दो। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि कुछ बच्चों को डाउट ना रह जाए, जिन्हें ना समझ आए, जिन बच्चों के सिर पे से चला जाए, वो केवल फॉर्मूला याद कर लेना। एक जल्दी से, बहुत जल्दी से एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ। ये L1 लाइन है, A1 उल्टा लिख गई भाई मैं, नीचे है L1 लाइन A1 प्लस लैम्डा B1, और ऊपर है हमारी L2 लाइन A2 प्लस म्यू B2 A1 से पास कर रही है, A2 से पास कर रही है, तो ये हो गया वेक्टर AB जो हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, तो पी क्यू इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी। अब मेरी बात सुन लो, पी क्यू बी टू पे भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू बी वन पे भी। जो दोनों पे परपेंडिकुलर है वो और कुछ नहीं होता बल्कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो इसका मतलब जो ये डायरेक्शन है ये बी वन क्रॉस बी टू की है। क्लियर है? अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर हमें प्रोजेक्शन अच्छे से आती है तो ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये इस लाइन का इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर प्रोजेक्शन है। मैंने समझाने की कोशिश भी की है कि यहाँ से और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डलेगा तो वो जो होता है नीचे वो इसका इस पर प्रोजेक्शन है। ठीक है ना? तो ये परपेंडिकुलर यहाँ डला हुआ है। तो अब हमने और कुछ नहीं करना, हमने वेक्टर ए बी निकाला, पी क्यू की डायरेक्शन हमें पता लग गई, तो ए बी का पी क्यू पर प्रोजेक्शन मैंने दोनों तीनों तरीके से आपको बता दिया है, डायरेक्ट भी बता दिया है, ए बी डॉट यूनिट वेक्टर पी क्यू भी बता दिया है। तो अब निचोड़ क्या है, इस सारी कहानी का निचोड़ क्या है, कहाँ लिखना चाहिए मुझे? मैं इधर राइट में आपको लिख कर देती हूँ कि अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइंस हैं, देख लो भाई ध्यान से, अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइंस हैं, A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी है बेटा A2 प्लस म्यू B2, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस, अभी एक चीज़ और छोड़ दी मैंने, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये चीज़ कई बार नेगेटिव हो सकती है, ये चीज़ कई बार ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है ड्यू टू भाई डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर से भी तो हम मेजर कर सकते थे ना, हम इधर से, हमने तो वेक्टर लेके किया है तो हम इधर से भी मेजर कर सकते थे, तो उसकी हमने लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी वो हमारी इसका भी फर्दर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मेन तो रिजल्ट वो है जो आपने याद रखना है, और ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई डाउट हो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर समझ आया है सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखो बेटा, अब एक दिक्कत क्या आ जाती है कि इसकी कार्टीजियन फॉर्म भी आ जाती है, लेकिन कार्टीजियन फॉर्म अगर आपको दी गई हो ना तो पहले आप उसको वेक्टर में बदल के तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। अगर आप कार्टीजियन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा और आपके काबू में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखना चाहो तो आपकी बुक में कार्टीजियन फॉर्म दे रखी है। भाई आप ये देखो ना, A2 माइनस A1 क्या बनेगा, X2 माइनस X1 I, Y2 माइनस Y1 J, Z2 माइनस Z1 के, B1 क्रॉस B2 बनेगा। इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो,
और फिर नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो बहुत लंबा हो जाता है, तो कार्टेशियन फॉर्म आपने बिल्कुल नहीं करनी है। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स कह दें कि मैम आपने बताया नहीं। तो बेटा मान लो A1 के कंपोनेंट x1 y1 z1 इसके हैं x2 y2 z2। तो जो आपका वेक्टर A2 माइनस A1 बनेगा वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं वेक्टर B1 की, A1 i प्लस B1 j प्लस C1 के। अब हम बात करते हैं वेक्टर B2 की, A2 i B2 j C2 k। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने की हुई है वेक्टर्स में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो A डॉट B क्रॉस C आप कैसे निकालते थे, इसके कंपोनेंट फिर इसके कंपोनेंट फिर इसके कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट। तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, देखो जरा ध्यान से, ये डॉट ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर B1 के कंपोनेंट हो जाएंगे A1 B1 C1, फिर B2 के कंपोनेंट हो जाएंगे A2 B2 C2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको याद हो तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते थे, I J K और A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आता है और फिर उसका लेते हैं मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो वो बनेगा B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का स्क्वायर और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें A1 B1 C1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं, A2 B2 C2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं। ये पहली लाइन का पॉइंट है जिससे पहली लाइन पास कर रही है, ये दूसरी लाइन पर पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर कार्टेशियन में इक्वेशन दे दी जाए उसे 1 ही मिनट लगेगा, वेक्टर में कन्वर्ट करो और फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से आप डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकालें। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जल्दी से पहले इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 11 आपको करा देती हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हुज इक्वेशंस आर दीज। ठीक है, 1 और 2। तो सबसे पहले तो ना इनको कंपेयर कर लो, जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 और 2 विद, किससे कंपेयर करोगे भाई, पहली लाइन को कंपेयर करो A1 प्लस लैम्डा B1 से और दूसरी लाइन को कंपेयर करो A2 प्लस म्यू B2 से और A1 A2 B1 B2 छांट लो। तो ये तो A1 वेक्टर हो गया भाई, देख लो क्या हो गया I प्लस J। ये लैम्डा के बाद B1 वेक्टर हो गया 2I माइनस J प्लस K। ठीक है, थोड़ा बॉक्सेस में कर देती हूँ, होच नहीं होगा। और ये नीचे वाला हो गया A2 2I प्लस J माइनस K और ये हो गया बेटा B2 3I माइनस 5J प्लस 2K। अब आपको फॉर्मूला याद है, एक तो आपने A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना, इन दोनों का डिफरेंस मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। दो में से एक गया, एक I प्लस J माइनस J 0 और माइनस K प्लस 0, ये आ जाएगा A2 माइनस A1। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 I J K 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 और 2। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो भाई फटाफट डिटर्मिनेंट को। तो I इंटू माइनस 2 और प्लस 5 बेटा, ठीक है, माइनस J, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और प्लस K माइनस 10 प्लस का 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया 3I माइनस J माइनस 7K। ये हमारा आ जाता है वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है भाई,
इसका ले लो मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का, तो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √59। ठीक है, अब इनके बीच की आप निकाल दो डिस्टेंस, तो यहाँ लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 क्या हो जाएगी D। ये फॉर्मूला लिख लेना। अभी डॉट नहीं निकाला, डॉट भी निकाल लो पहले डॉट प्रोडक्ट और निकाल लो, नहीं तो फिर हमें वहाँ पर होच पोच हो जाएगा। नीचे वाला तो आ गया, ऊपर क्या है देखो, ये है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 तो है I माइनस K डॉट B1 क्रॉस B2 है बेटा 3I माइनस J माइनस 7K। थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये हो जाएगा 3J है ही नहीं तो 0, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे +7 यानी 10। तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई हमारी 10, ये नीचे वाली वैल्यू आ गई √59। डायरेक्ट आप इसमें रखो, ये आ गया 10, ये आ गया √59 का मैग्नीट्यूड, तो 10/√59 ये हमारा आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन स्क्यू लाइंस। और हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसको और देखते हैं। ये है हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। देखो 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो ऑब्वियसली कोप्लेनर कहलाएंगी। तो एक पहली लाइन L1 की इक्वेशन है R = A1 + λb, दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी A2 + μb, क्योंकि B वेक्टर दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो भाई ये ले ली हमने लाइन L1 जो मान लो वेक्टर जिससे भी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो इस पॉइंट का नाम है आपका S और इसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये है हमारी लाइन L2 जो किसी और पॉइंट से पास कर रही है जिसका नाम है T और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A2। इसका डायरेक्शन वेक्टर भी B है और इसका डायरेक्शन वेक्टर भी B है। क्लियर है। अब पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालना आसान है, किसी एक पॉइंट से इस दूसरी पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो वो पॉइंट मैंने T पकड़ लिया और T से मैंने सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया PT। क्लियर है, सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये है डिस्टेंस PT जो हमने निकालनी है। अब देखो S को T से मिला दो, ये हो गया वेक्टर ST, और ये हमारा जो है वेक्टर B ही है, ये तो डायरेक्शन तो B ही चल रही है, और इन दोनों के बीच हो गया एंगल थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये ST वेक्टर है और ये L1 लाइन बेशक है, लेकिन इस L1 लाइन की जो डायरेक्शन है वो B है, तो ये B वेक्टर लेके चल रहे हैं और ये ST ले रहे हैं, दोनों के बीच एंगल थीटा है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। देखो क्या आती है B क्रॉस ST, ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर साइन ऑफ थीटा और यूनिट वेक्टर n। n क्या है, n कौन सा वेक्टर है, n वो वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, n वो वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है और st के भी परपेंडिकुलर है। भाई B के भी परपेंडिकुलर है, ST के भी परपेंडिकुलर है, जब B के परपेंडिकुलर है तो L2 के भी, यानी इस पूरे के पूरे प्लेन पे, जैसे ये मेरा पेन है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो ये है हमारा वेक्टर n, इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर n है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पर जरा तुम, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ध्यान देना मेरी बात पे, परपेंडिकुलर हो गया PT, हाइपोटेन्यूज हो गया ST, क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो PT क्या आ जाएगा PT क्या आ जाएगा ST साइन थीटा, लेकिन दोनों को हम वेक्टर में लेके चल रहे हैं, तो PT को मैं इसको ST को वेक्टर में लेके चल रहे हैं, तो ST की जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मॉड ऑफ ST साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है
इस वैल्यू को अगर मैं पी टी से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड ऑफ बी इंटू पी टी इंटू यूनिट वेक्टर एन। ध्यान देना भाई मेरी बात पे, हमें पी टी निकालना है, दोनों तरफ ना मैग्नीट्यूड ले दो, ले दिया, ये हो गया बी क्रॉस एस टी का मैग्नीट्यूड, एस टी पे वेक्टर लगा लेना भाई, ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड में है तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, पी टी पॉजिटिव आ जाएगा और एन यूनिट वेक्टर है तो एक हो जाएगा। पी टी को यहीं रखो, इसको इसके नीचे ले आओ, बी क्रॉस एस टी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा पी टी। पी टी क्या थी, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस थी। अब एक बार वेक्टर एस टी को और देख लो, एस टी वेक्टर क्या बनेगा, टी का पोजीशन वेक्टर यानी a2 माइनस एस का तो a2 माइनस a1। तो यहाँ जरा ध्यान दो, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ अब यहाँ पी टी इज इक्वल टू, ध्यान देना, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर b उनका डायरेक्शन वेक्टर है और a1 और a2 पॉइंट से वो दोनों लाइन पास कर रही हैं। एक क्विक रिवीजन जल्दी से फिर दे देती हूँ, L1 लाइन है a1 से पास करिए b की डायरेक्शन में है, L2 लाइन है a2 से पास करिए b की डायरेक्शन में है, इसके किसी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आ जाएगी। A2 से मैंने परपेंडिकुलर A2 वाले पॉइंट T से परपेंडिकुलर डाला तो PT हमारा काम है निकालना, हमें PT डिस्टेंस निकालनी है। S को T से मिलाया, ये ST है, ये वेक्टर B है, ये एंगल थीटा है, मैंने ले ली इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस ST, मोड B मोड ST साइन थीटा और यूनिट वेक्टर N जो इन दोनों पे या इस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। फिर ले लिया दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, तो इसका तो आ गया मैग्नीट्यूड, ये पूरे का जब मैग्नीट्यूड लोगे, हाँ उससे पहले ये बात और यहाँ से ले लेना, पी टी बाई एस टी साइन थीटा, तो पी टी क्या हो जाएगा मोड ऑफ एस टी साइन थीटा, तो इसको मैंने बदल दिया यहाँ पर पी टी से और फिर मैग्नीट्यूड ले दिया, तो ये टर्म तो आ गई एज इट इज, ये आ गई एज इट इज, ये आ गई और इसका मैग्नीट्यूड एक हो गया। पी टी को तो एक तरफ रखो, इसको नीचे ले आओ, ये हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हो जाती है। एस टी का मतलब है वेक्टर A2 माइनस A1, तो ये कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन इसमें हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने यहीं छोड़ दिया है, अभी मैं सॉल्व करा देती हूँ। डेरिवेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन नहीं करना है। तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 11.2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अच्छा एक बात और बता दूँ, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये लाइन्स क्यों हैं या ये लाइन्स पैरेलल हैं। जिन लाइन्स के डायरेक्शन वेक्टर अलग अलग होंगे वो स्क्यू लाइन्स होंगी, जिन लाइन्स के डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल या प्रोपोर्शनल होंगे वो हमारी पैरेलल लाइन, सेम या प्रोपोर्शनल होंगे वो पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। ये रहा आर आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k, और बेटा ये है आर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, जब डायरेक्शन वेक्टर सेम है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये लाइंस पैरेलल है, क्योंकि b1 b2 तो मिलेंगे नहीं, b1 b2 नहीं मिलेंगे तो एक सिंगल वेक्टर b मिल जाएगा। तो ये तो वेक्टर a1 है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप अपना लिख लेना कंपेयरिंग विद, ठीक है, अलग कलर से बताऊँ क्या। ये तो हमारा वेक्टर है भाई a1 और बेटा जी ये है हमारा वेक्टर a2 और ये है हमारा वेक्टर b। पहले तो निकाल लो a2 माइनस a1, 3 में से 1 गया 2i, 3 में से 2 गया j माइनस 5 प्लस 4 यानी माइनस के, ये तो आ गया a2 माइनस a1। और ये हो गया वेक्टर b 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब आपने इन दोनों की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट, b क्रॉस a2 माइनस a1। लॉजिक को एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है, रट्टा लगा के फॉर्मूला से हम क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन लॉजिक हमें कई बार फिर आगे तंग करता है। तो 2 3 6 b के कंपोनेंट लिख लिए, 2 1 माइनस 1 सॉल्व कर लो। i इंटू
-3 -6 यानी -9 आ जाएगा। j इंटू -2 और -12 -14 आ जाएगा, प्लस k इंटू 2 -6 यानी -4। ये बन गया -9i प्लस 14j -4k। मैं वेरीफाई कर लूँ एक बार, इज इट ओके? यस इट्स ओके। तो ये वेक्टर आ गया, ये वाला ऊपर वाला। इसका अब ले लो मैग्नीट्यूड, इसका अब ले लो मैग्नीट्यूड, जो कि मैं यहीं ले लेती हूँ। इस पूरे का लेना है मैग्नीट्यूड, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा 9 स्क्वेयर 81, 14 स्क्वेयर 196। ठीक है, और ये आ जाएगा 16। ऐड कर दो, 6 6 12 और 1 13, एक आ जाएगा 2 9 2 11 और 8 19, एक आ जाएगा 293 का अंडर रूट। ठीक है, और अभी हमें चाहिए b का मैग्नीट्यूड। तो b कहाँ है? ये रहा वेक्टर b, यहीं पर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ। 2 स्क्वेयर 4 है, 3 स्क्वेयर 9 है, 6 स्क्वेयर 36 है, 49 यानी कि ये 7 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई, इसमें पुट कर दो। pt मत लिखना क्योंकि अब हम आर्टिकल नहीं कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ लिख देना कि डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 मैंने d मान लिया, तो ये आ गया। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 293 का अंडर रूट, और नीचे आ रही है हमारी 7। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2 की इंट्रोडक्शन और सारे एग्जाम्पल्स। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखे। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।